प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण का पाठ विशेषण का अगला भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने विशेषण के दो भेदों के बारे में पढ़ा, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आज हम विशेषण के अगले दो भेदों के बारे में पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए सबसे पहले परिमाणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से किसी वस्तु के नाप या तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के माप या तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं या माप या तोल संबंधी विशेषता को बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब यहाँ पर कपड़े के नाप को बताया गया है कि कपड़ा कितना चाहिए, 2 मीटर। उसे 1 किलो चीनी चाहिए। यहाँ पर चीनी के तोल को बताया गया है कि चीनी कितनी चाहिए, 1 किलो चाहिए। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। अब बीमार को कितना पानी देना है, थोड़ा सा पानी देना है। उपयुक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण हैं। परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार हैं या 2 भेद हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाण बोधक, नंबर 2 अनिश्चित परिमाण बोधक। अब निश्चित परिमाण बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित मापतोल को बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। अब यहाँ पर 2 सेर गेहूं यहाँ पर निश्चित परिमाण बता रहा है। 5 मीटर कपड़ा, अब यहाँ पर 5 मीटर से कपड़े का निश्चित परिमाण पता चल रहा है। 1 लीटर दूध, और यहाँ पर दूध के निश्चित नाप का पता चल रहा है। तो इस प्रकार जब संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का हमें पता चलता है तो वह निश्चित परिमाण बोधक या निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहलाता है। नंबर 2 अनिश्चित परिमाण बोधक। अब अनिश्चित परिमाण बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित माप तोल का बोध नहीं कराते उन्हें हम अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी। अब यहाँ पर पानी कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए। अब यहाँ पर निश्चित परिमाण का नहीं पता चल रहा कि थोड़े में कितना चाहिए। और अधिक काम। अब यहाँ पर काम के बारे में बताया कि काम बहुत अधिक है, लेकिन कितना अधिक है ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जाता। कुछ परिश्रम। अब यहाँ पर परिश्रम के बारे में बताया गया कि कुछ परिश्रम करना है, पर कितना करना है इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं है। तो परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। तो इस प्रकार जिन संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता है उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं या विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। अब इन वाक्यों में वह और कौन सर्वनाम शब्द, आदमी और छात्र संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं।
प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गहरी नीली साड़ी पहनो। यहाँ पर साड़ी का विशेषण है नीली और नीली विशेषण का विशेषण है गहरी। लगभग सब खरबूजे मीठे थे। इन वाक्यों में गहरी और लगभग, नीली और सब की विशेषता बता रही हैं। अतः ये शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। पर विशेषणों में परिवर्तन आता है। इस संदर्भ में विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। मूलावस्था का मतलब होता है मूल अवस्था, जो उसकी ओरिजिनल अवस्था है, स्थिति है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था का मतलब होता है जब हम 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तब हम उत्तरावस्था का प्रयोग करते हैं। उत्तमावस्था, जब हम सब चीज़ों के बीच में, सब संज्ञा शब्दों के बीच में तुलना करते हैं तो हम उत्तमावस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे योग्य, योग्यतर, योग्यतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, लघु, लघुतर, लघुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।